नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 9 बज चुके हैं, 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हम हाजिर हैं। 9 बड़ी खबरों पर बातचीत करेंगे और 9 जगह पर ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है। सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं अपने संवाददाताओं से कि कौन कौन हमारे साथ रहने वाला है। आपको बता दें कि दरअसल गौरव मिश्रा जो है वो बेंगलुरु से रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि बेंगलुरु से अहम खबर, बड़ी खबर, दीपक चौबे जो है वो दिल्ली की सियासत पर नजर रखते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा राजीव तिवारी जो है वो दिल्ली से हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ रवि सर्रा भी दिल्ली से कांग्रेस पार्टी में क्या है, कांग्रेस पार्टी आज कैसे, आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन करने जा रही है अडानी मामले पर, वो उससे रिलेटेड हर खबर रवि सराफ आप तक पहुंचाएंगे। साथ नमित त्यागी जो है वो आज दिल्ली में मेयर का चुनाव है, तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी जो चल रही है उसको लेकर के आज भी 2 बार पहले चुनाव चल चुके हैं, अब होंगे या नहीं होंगे, नमित उससे अपडेट कराएंगे। शेखर त्रिवेदी लखनऊ से उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अभिनव पांडे हमारे साथ मौजूद है, जसबीर सिंह शिमला से हमारे साथ मौजूद है और साथ साथ अभिषेक विजय जो है वो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है और अभिषेक जो है वो न्यूज रूम से भी हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथ। तो आइए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बात करेंगे भूकंप की, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों से जो है हिला हिटर की और रिक्टर स्केल पर इसकी भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भूकंप से कई इमारतों को भारी नुकसान की खबर है। सुबह 4:17 पर ये झटके महसूस किए गए। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोगों की मौत की खबर है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जिस जान माल के नुकसान का जिक्र लगातार हम कर रहे थे, ऐसे में खबर यह है कि इस भूकंप की वजह से कई इमारतें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। सुबह 4:17 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो भूकंप के तेज झटकों से जो टर्की है वो पूरी तरह से हिला है। बता दें आपको रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 जो है वो मापी गई है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाने की, देखिए किस तरीके से 5 लोगों की अभी तक मौत की खबर आ चुकी है। जान माल के नुकसान की आशंका जैसे ही खबर आई तभी जताई जा रही थी और फिलहाल भूकंप से जो इमारतें आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इन इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। तो सुबह 4:17 का वो वक्त जब पूरी धरती हिलने लगी और भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। तो 7.8 तीव्रता जो है भूकंप की वो मापी गई है। भूकंप से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो जान का नुकसान हुआ है। माल के नुकसान की बात करें तो कई इमारतें ऐसी हैं जो देखिए तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, भारी नुकसान इन इमारतों में हुआ है। मलबा आप सड़क पर गिरा हुआ देख सकते हैं, न्यूज इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। तो सुबह 4:17 पर इन झटकों को महसूस किया गया है, भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी अभिषेक विजय इस वक्त हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ गए। अभिषेक, खबर है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई इमारतें ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। फिलहाल और क्या ताजा अपडेट? निदा, देखिए जो तस्वीरें सामने आई उससे ये आशंका लगी रही थी कि जान माल का जो है वो नुकसान हुआ है और जो रिएक्टर स्केल पे तीव्रता आंकी गई है वो 7.8 की है। तो ऐसे में नुकसान तो बड़े पैमाने पर हुआ है। अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसमें तुर्की को लेकर के जानकारी यह है कि 5 लोगों की अभी तक मौत हुई है। आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है क्योंकि कई इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई हैं और इसी के बाद तुर्की में फिलहाल आपातकाल लागू कर दिया गया है क्योंकि जो तीव्रता रही है वो 7.8। अमूमन हम देख रहे थे कि पिछले कुछ वक्त से 5 की तीव्रता की, 4 कुछ की तीव्रता की, इस तरीके के भूकंप के झटके जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है। लेकिन इस बार की जो तीव्रता है वो कहीं ज्यादा है। अगर आप तस्वीरों पर गौर करेंगी तो कई इमारतें तो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई हैं। एक घर का वीडियो आया, उसमें जो झूमर घर के अंदर है वो किस तरीके से हिल रहा है। उसके अलावा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें सामने आई हैं जो डरा रही हैं। तो अब ऐसे में फिलहाल जानकारी यही है कि 5 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा ये बढ़ सकता है। उम्मीद हम यही करेंगे कि लोगों को अपनी जान ज्यादा से ज्यादा न गंवानी पड़े, कम से कम क्षति हो, लेकिन नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है क्योंकि तीव्रता काफी ज्यादा रही है। निदा, बिल्कुल, तो भूकंप से अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। मेरे सहयोगी अभिषेक विजय अहम जानकारी साझा कर रहे थे। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ऐसी हैं जो जमींदोज हो गई, कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा है आज। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 8 फरवरी तक ये इंडिया एनर्जी वीक जो है वो चलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा है। बड़ी खबर, अहम खबर, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का पीएम मोदी जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि 8 फरवरी वो तारीख जब तक ये इंडिया एनर्जी वीक जो है वो चलेगा।
पीएम मोदी E20 ईंधन को लॉन्च करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित करेंगे और 2016 में पीएम मोदी ने दरअसल इस कारखाने की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान E20 पेट्रोल की शुरुआत भी होगी, जो कि 20% इथेनॉल से मिलकर बनता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर कुकिंग सिस्टम को भी पेश करेंगे। एक एनर्जी वीक, ये जो एनर्जी वीक है वो 6 से 8 फरवरी तक चलेगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा है आज, वहां पर कैसी तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं इस वक्त? बिल्कुल निदा, मैं उसी हॉल में मौजूद हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। और अगर बात करें आज के इस पूरे कार्यक्रम की, इंडिया एनर्जी वीक 2023, अपने आप में ये नाम बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि आने वाले 20 से 25 सालों में भारत किस तरीके से जो वैकल्पिक एनर्जी है, जो वैकल्पिक ऊर्जा है, उस पर किस तरीके से काम करने वाला है, इस पूरे कार्यक्रम का एक बड़ा उद्देश्य होगा। और अपने आप में पूरे भारत की, अगर नहीं पहले हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो अपने आप में सबसे बड़ा कार्यक्रम है जहां हजारों की संख्या में डेलीगेट्स मौजूद होंगे। और मेरे पीछे ये जो आप मंच देख रही हैं, ये पूरी तरीके से सजकर तैयार है। और बेंगलुरु की अगर बात करें, इस जगह पे प्रधानमंत्री का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। तमाम कंपनियों के जो बड़े CEO हैं, MD हैं, तमाम अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है। अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम की, तो प्रधानमंत्री कई अहम चीज़ों की जो उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है वो करने वाले हैं। उसमें प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो E20 ईंधन का आरंभ जो है वो किया जाएगा। और E20 की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम इथेनॉल पे काम करने की बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में, यानी कि जो इथेनॉल से हम गाड़ियों को चलाने की बात कर रहे हैं, तो E20 की जो शुरुआत होगी, पेट्रोल में 20% E20 की जो मात्रा है वो रहेगी। यानी कि अपने आप में इस पूरे इवेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत सफल इवेंट है। और कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत भी करता हूं। ये बताइए कि अपने आप में जो एक शुरुआत है इस पूरे कार्यक्रम में, खुद प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोग देखते हैं इसको? ये एक अच्छा प्रोग्राम है। इंडिया एनर्जी वीक में E20 का लंच होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा। सो भारत 2025-26 इथेनॉल शुगर ईयर में E20 टारगेट को अचीव करने के लिए लक्ष्य रखा। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंडियन ऑयल से हूँ। इंडियन ऑयल से। बिल्कुल, देखिए, इंडियन ऑयल की अगर बात हो तो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बात करूं, इंडियन ऑयल की ही एक नई पहल है, अनबॉल्ड पहल। अनबॉल्ड पहल में जो कपड़े अगर हम बात करें, खास करके जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को लेकर के उसके रिसाइकलिंग की बड़ी चिंता थी भारत में कि किस तरीके से उसको रिसाइकिल किया जाएगा। तो जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक से जो इंडियन ऑयल है वो कपड़ों को बनाने का काम करेगा। T-शर्ट बनाए जाएंगे जो सेना में भी जवानों को दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो उस प्लास्टिक से बने कपड़े होंगे वो बाज़ारों में भी जाएंगे। अनबॉल्ड के नाम से इस पूरे पहल की जो शुरुआत है वो की जाएगी। प्रधानमंत्री इसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। इंडियन ऑयल के जो अनबॉल्ड करके ये पूरा जो प्लान है, यानी कि जो वेस्टेज है, जो प्लास्टिक है, उससे अब कपड़े बनाए जाने का काम जो है वो इंडियन ऑयल शुरू करेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, तमाम इस तरीके की जो पहल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। और अगर बात करें इंडिया एनर्जी वीक की, तो इंडिया एनर्जी वीक में 30 देशों की बात करें, जो प्रमुख मंत्री हैं वो ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हुए वो इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ये जो पूरा आप मेरे पीछे बड़ी ये LED स्क्रीन देख रही हैं जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडिया एनर्जी वीक 2023। बिल्कुल, तो गौरव हमारे सहयोगी तमाम अहम जानकारी जो है साझा कर रहे थे। फिलहाल इस वक्त न्यूज़ इंडिया उसी हॉल में मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा है आज। न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस दौरे को लेकर पल पल की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इधर बात करेंगे मोहन भागवत की। मोहन भागवत का जाति व्यवस्था पर बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है, ये कहना है मोहन भागवत का। भगवान के लिए सभी एक है, ये कहना है मोहन भागवत का। तो बड़ी खबर, अहम खबर, मोहन भागवत का जाति व्यवस्था पर ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है, ये कहना है मोहन भागवत का। आगे वो कहते हैं कि भगवान के लिए सभी एक है, सभी एक समान है
और भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। पंडितों ने जो श्रेणी बनाई वो गलत है, ये कहना मोहन भागवत का। साथ साथ उन्होंने कहा कि समाज में बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है, बाहरी लोगों ने फायदा उठाकर आक्रमण किया है। भगवान के लिए कोई जाति बड़ नहीं है, विवेक चेतना सभी एक, बस मत जो है वो अलग अलग है। हिंदू मुसलमान सब एक ही है, ये कहना है मोहन भागवत का। तो भगवान के लिए कोई भी जाति नहीं है, भगवान ने कोई भी जाति नहीं बनाई है। तो मोहन भागवत का जाति व्यवस्था पर बड़ा बयान, हिंदू मुसलमान सब एक है, ये कहना मोहन भागवत का। मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर यह बड़ा बयान दिया है और ऐसे वक्त में दिया है जब हमारा समाज कई जातियों में बंट चुका है, बंटवारा हो चुका है, एक दूसरे को ऊंची जाति नीची जाति की नजर से देखा जाता है, भेदभाव किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान सामने आया है। तो मोहन भागवत का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, भागवत का बयान आपको हमने बताया, लेकिन भागवत के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख के बहाने रामचरितमानस पर बोले हैं सपा नेता मौर्य। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई जो है वो खोल दी है। रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटवाएं। भागवत बयान देकर लिपापोती करने से नहीं बात बनेगी। जाति पर भागवत के बयान पर मौर्य ने ये ज्ञान दिया है। रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर विवाद में आए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ज्ञान दिया है। मौर्य ने अब आरएसएस प्रमुख भागवत के जातिवाद पर दिए गए बयान के बहाने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की है। मौर्य ने भागवत के बयान के बाद ट्वीट में लिखा कि जाति व्यवस्था पंडितों ब्राह्मणों ने बनाई है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। सपा नेता स्वामी प्रसाद ने लिखा कि अगर ये बयान मजबूरी का नहीं है तो भागवत साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार से कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग जो है उनको हटवाएं। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं अडानी समूह की। अडानी समूह को एक और झटका जो है वो लगा है। अहम खबर, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर जो है वो रद्द हो गया है। अनुमानित लागत से 65% अधिक थी टेंडर की दर। तो बड़ी खबर, अहम खबर, अडानी समूह को एक और झटका यहाँ पर लगा है। ये झटका लगा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगने थे, लेकिन प्रीपेड मीटर लगाने का जो टेंडर था अब उसी को रद्द कर दिया गया है। अनुमानित लागत से 65% टेंडर की दर जो थी वो थी। इस प्रक्रिया में 25,000 करोड़ की लागत आनी थी। शुरू से ही लगातार महंगे मीटर का विरोध जो था वो हो रहा था। तो 2.5 करोड़ घरों में ये प्रीपेड मीटर जो था वो लगना था। तो बड़ी खबर, अहम खबर, जब से मीटर लगने की बात आई थी 2.5 करोड़ घरों में ये प्रीपेड मीटर जो थे उनको लगना था, लेकिन लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। अडानी समूह को एक और ये बड़ा झटका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे त्रिपुरा की, जहां पर आज सियासी जमघट जो है वो लगने जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी का त्रिपुरा दौरा है। चुनाव के लिए आज चुनावी बुगल जो है वो फूंकते नजर आएंगे। बता दें कि खोई और शांति बाजार में अमित शाह की रैली का कार्यक्रम है। ममता बनर्जी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा करके शुरुआत करेंगी और तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में पहली बार दरअसल चुनाव जो है वो लड़ रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, त्रिपुरा में आज सियासी जमघट जो है वो लगने जा रहा है। चुनाव के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। ममता बनर्जी आज मंदिर में पूजा कर शुरुआत करेंगी, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस दरअसल त्रिपुरा में पहली बार चुनाव जो है वो लड़ रही है, लिहाजा पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ वो चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो भरा जाए। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी लगातार अपनी ताकत झोंक रही है। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, रैलियां हो रही है, बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में अमित शाह और ममता बनर्जी का त्रिपुरा दौरा आज। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजीव तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से त्रिपुरा पर अब सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है, अगर हम बात करें ममता बनर्जी, अमित शाह की, तो वो आज यहाँ पर हैं, चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिहाज से कितना अहम है त्रिपुरा, क्योंकि पहली बार वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है उनकी पार्टी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि वो कुछ बड़ा करेगी, क्योंकि अगर बात किया जाए तो 2017 के पहले जो है वहाँ पे वामपंथ का राज हुआ करता था, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने वहाँ बेहतरीन कार्य किया और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही। समय के साथ जो है मुख्यमंत्री बदला गया, माणिक शाह को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। आज गृह मंत्री वहाँ पे जा रहे हैं, अगरतला में जो है रोड शो करेंगे, 2 जनसभा करेंगे। तो ऐसे में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के हिसाब से काम कर रही है। लेकिन मुकाबले की जो बात हो रही है वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। वामपंथ पूरी तरह से साइड लाइन है, बैकफुट पे है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को लगता है कि जब वामपंथ हट गया है तो सामने बीजेपी है, तो बीजेपी को हम हरा देंगे, क्योंकि वो राजीव, बांग्लादेश एक का तरफ बॉर्डर है। आज दोनों एक साथ भी हैं, अमित शाह भी हैं त्रिपुरा में, और अगर बात करें ममता बनर्जी की तो ममता बनर्जी में है। तो ऐसे में कितनी कड़ी टक्कर जो है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में समझी जाए? बिल्कुल देखा जाए तो टक्कर तो देखिए, अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो वहाँ पे 2 ही पार्टी टक्कर में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद वहाँ पे रोड शो कर रहे हैं और वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या नाम है जनसभा करेंगे। साथ ही देखा जाए तो ममता बनर्जी भी वहाँ पे हैं। तो ममता बनर्जी को भी लगता है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि वहाँ पे हम लोग अच्छा कर लेंगे, वहाँ के मतदाताओं को अपने फेवर में ले लेंगे। लेकिन जो सर्वे हो रहा है, सर्वे रिपोर्ट देखा जाए तो वहाँ पे जो भी मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली से बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर दोबारा सरकार बनती है तो अच्छा होगा, क्योंकि वो जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे पहले इस तरह का डेवलपमेंट नहीं था जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, बातें कर रही है। और तृणमूल कांग्रेस को भी लगता है कि अब यहाँ पे लेफ्ट बैकफुट पे है तो हम कुछ नया कर पाएंगे। जिस तरह से कभी बंगाल में जो वहाँ पे जो जिस तरह लेफ्ट का मजबूती था। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो त्रिपुरा में आज जो है राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही हैं। अमित शाह और ममता बनर्जी आज वहां पर रैलियों को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं संसद की। संसद में आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। अडानी मामले पर विपक्षी दलों की ये बैठक है। 16 दल के नेता ऐसे हैं जो अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:30 बजे बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर, संसद में आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि अडानी मामले पर विपक्षी दलों की ये बैठक है। अडानी मामले पर पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है और अब रणनीति आगे की बनाई जाएगी। विपक्षी दलों के सांसद बैठक के बाद गांधी प्रतिमा के सामने धरना भी देंगे। तो विपक्ष ने हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग भी की है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच जो है वो चाहता है विपक्ष। संसदीय समिति का गठन चाहता है विपक्ष। LIC SBI के अडानी ग्रुप में निवेश पर चर्चा चाहता है। अडानी मामले पर पीएम जो है वो अपनी चुप्पी तोड़े, ये भी लगातार विपक्ष कह रहा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, आज विपक्षी दलों की बैठक अडानी मामले पर होने जा रही है। 16 दल के नेता ऐसे हैं जो अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है। बैठक करेंगे आपस में और साथ ही साथ विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो रणनीति बनाएंगे। तो बैठक के बाद गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने का भी कार्यक्रम है। विपक्ष लगातार हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग कर रहा है और लिहाजा आज संसद में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत कराएंगे, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवि सर्राफ को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बैठक को लेकर क्योंकि आपसे थोड़ी देर बाद यानी 9:30 बजे विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल नीता, देखिए आपने जैसा बताया 9:30 बजे से विपक्षी दलों की बैठक होगी। तकरीबन 16 राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे, पर देखना ये होगा कि बसपा की तरफ से समर्थन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। 9:30 बजे बैठक होगी और 10 बजे संसद भवन के अंदर गांधी प्रतिमा के समीप तमाम जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और 11 बजे जब सत्र शुरू होगा तो सत्र के दौरान भी हंगामा होगा और बाहर भी, क्योंकि कांग्रेस ने एक पूरी भूमिका बनाई है सड़क से लेकर संसद तक की। आप देखेंगे 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो सदन के अंदर हंगामा होगा और उसके बाद सड़कों पर तमाम पूरे देश भर की रूपरेखा तैयार की गई है, चाहे दिल्ली हो या फिर पटना हो या फिर मध्य प्रदेश, तो सभी राज्यों में आप देखेंगे जिला इकाई में SBI और LIC के जो दफ्तर है उसके बाहर कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए आपको नजर आएंगे। और एक पूरी तैयारी की गई है। जो राज्य के नेता है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने आप राज्य में रहिए। जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है अपने अपने जिले में एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करें। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में खासतौर पर NSY और यूथ कांग्रेस को कमान दी गई है कि आप SBI और LIC की शाखाओं के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करें और इस पूरे मसले के बारे में
जानकारी दे। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है पूरा देश भर में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। अब तकरीबन रवि, खबर 10:30 है कि बजे 16 दल के जो नेता लोग हैं वो लोग पहुंचेंगे आज, मतलब विपक्षी दल ये लोग तमाम एक साथ इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे। मायावती का जिक्र आपने किया, बीएसपी का जिक्र आपने किया कि अभी शंका जो है बरकरार है कि वो खुलकर आएंगी कि नहीं आएंगी। हालांकि ट्विटर पे तो वो एक्टिव नजर आ रही है और कह रही है कि चर्चा होनी चाहिए इस बात पे, लेकिन सामने खुलकर आती है नहीं, ये देखना होगा। 16 दलों में कौन कौन से दल ऐसे हैं जिनका आज एक साथ विपक्ष एकजुट जब होगा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए कई ऐसे राजनीतिक दल है जो लगता नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आएंगे, पर इस पूरे मसले पर, अडानी के मसले पर जो है आम आदमी पार्टी, जो कई बार ऐसा नजर आता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ या महागठबंधन की तरह नजर नहीं आती, पर आम आदमी पार्टी का भी सहयोग मिला है। सीपीआई, सीपीएम, लेफ्ट के कुछ दल हैं वो इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो एक कहा जाए कि संख्या जो है लगातार बढ़ोतरी हुई है अडानी के मसले पर। विपक्ष एक इस मसले पर, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के बाद हमने देखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के मसले पर विपक्ष लामबंद हुआ है और एक साथ आया, और 16 राजनीतिक दलों का आना एक बड़ा संकेत है 2024 को लेकर। क्योंकि अडानी समूह को लेकर या फिर अंबानी समूह की अगर बात करें तो राहुल गांधी लगातार अपनी बात रखते रहे, और उसके बाद अब इस मसले पर जो है तकरीबन 16 राजनीतिक दलों का समर्थन मिलना, तो एक नैतिक कहा जाए कि विपक्ष की अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगुवाई की जा रही है तो कांग्रेस की एक बड़ी जीत है इतने दलों को एक साथ लेकर आना। क्योंकि कई मसलों पर हमने देखा कि विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आया, पर इस बार इस सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है कि विपक्ष एक साथ है और सभी राजनीतिक दलों का ये कहना है कि हम सड़क तक संग्राम करने के लिए तैयार है, संसद में भी संग्राम करेंगे और सड़क पर भी संग्राम करेंगे। तो तकरीबन 10:30 बजे गांधी प्रतिमा के समीप सभी राजनीतिक दल के जो सांसद है विपक्ष के 16, वो जो है गांधी प्रतिमा के समीप विरोध प्रदर्शन करेंगे, और 11 बजे से जब सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी तो वहां पर भी आप हंगामा देखेंगे। तो ये कहा जाए कि ये जो पूरा सत्र चल रहा है इसके दौरान जो है विपक्ष के द्वारा इस मसले को लगातार उठाया जाएगा और बड़ा करने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी ने पूरी रूपरेखा तैयार की और आज देशव्यापी प्रदर्शन भी 11 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक अपडेट आ रही, तुर्की में भूकंप से जो मरने वालों की संख्या थी वो अब 15 हो गई है। करीब 34 इमारत ऐसी हैं जो जमींदोज हो गई है। बड़ी खबर, अहम खबर, सुबह से लगातार इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब इसमें अपडेट ये है कि तुर्की में जो भूकंप आया है उसमें मरने वालों की संख्या 15 हो चुकी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 जो थी वो मापी गई थी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, 5 लोगों की पहले मौत हुई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 15 हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, भूकंप से इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। सुबह 4:17 पर ये झटके जो थे वो महसूस किए गए हैं। तो भूकंप के बाद सभी संबंधित इकाइयां अलर्ट पर है, ये कहना है वहां के राष्ट्रपति का। तो बड़ी खबर, अहम खबर, भूकंप के बाद सभी संबंधित इकाइयों को अलर्ट पर रख दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तुर्की में भूकंप पर राष्ट्रपति एर्दोगन का ये बयान सामने आया है कि पूरे जो कई इमारतें ऐसी जो जमींदोज हो गई हैं, बढ़कर आंकड़ा 15 हो चुका है मरने वालों का। और जो प्रभावित क्षेत्र हैं भूकंप से, वहां पर तेजी के साथ टीमें भेजी जा रही हैं, तेजी के साथ खोज बचाव अभियान चलाने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। तो भूकंप के बाद सभी संबंधित इकाइयां अलर्ट पर कर दी गई है। एर्दोगन की तरफ से ये बयान, तुर्की में भूकंप पर राष्ट्रपति का ये बयान सामने आया। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे हालात पर नजर जो है वो बनी हुई है और साथ ही साथ जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहां पर तुरंत राहत टीमें जो है वो भेजी जा रही हैं। और आइए बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि आज दिल्ली को नया मेयर जो है वो मिल सकता है। आपको बताने कि आज स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य जो है वो चुने जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी के लिए आपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में और स्टैंडिंग कमेटी के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में। 2 बार मेयर चुनाव हंगामे के बीच टल गए थे, लेकिन आज देखना होगा कि 2 बार टलने के बाद क्या आज वाकई में दिल्ली को अपना मेयर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम खबर, तो दिल्ली को आज मेयर मिलेगा। एमसीडी चुनाव के 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली को मेयर अभी तक नहीं मिला है। 6 जनवरी को सदन का पहला सत्र बुलाया गया है, लेकिन हंगामा होने के चुनाव
जो है वो होगा कि नहीं देखना होगा। 24 जनवरी को दूसरे सत्र में मनोनीत सदस्यों को दिलाई गई शपथ। आप सदस्यों ने करीब 5 घंटे तक सदन में प्रदर्शन किया था। याद होगा जिस तरीके से आपस में ये लोग तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो थी आपस में आमने सामने थे। अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आज तीसरी बार सदन की बैठक जो है वो होने जा रही है। 2 बैठकों में हंगामा होने के चलते चुनाव जो था वो नहीं हो सका था। तो मेयर की जंग में आज भी सदन की बैठक हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो 2 बार इससे पहले चुनाव जो था वो टल गया था। एमसीडी चुनाव के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक दिल्ली का मेयर कौन या दिल्ली का मेयर कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। नमित, 2 बार पहले चुनाव टल चुका है, 2 बार देखा आपने हमने कितना हंगामा हुआ। आज उम्मीद करें कि दिल्ली को फाइनली मेयर आज मिल जाएगा। देखिए, बिल्कुल 2 बार तो दिल्ली के हाथ खाली रहे हैं। हालांकि तीसरी बैठक का समय दिल्ली के एलजी ने 6 फरवरी दिया था, जो कि आज ही का दिन है, लेकिन लग नहीं रहा कि आज भी दिल्ली को अपना मेयर मिल पाएगा, क्योंकि मेयर की वोटिंग से पहले ही मनीष सिसोदिया ने कुछ देर पहले ही एक बड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज भी बीजेपी के तमाम पार्षदों को यह निर्देश दिया गया है कि जैसे ही मेयर की वोटिंग शुरू होगी तो आपको हंगामा करना है। जिसके बाद पीठासीन अधिकारी जो कि बीजेपी की तरफ से बनाई गई हैं, सत्या शर्मा, वो फिर से अनिश्चित काल के लिए जो है सदन को स्थगित करेंगे और एलजी फिर से 20 दिन के बाद नई डेट देंगे। तो ये ट्वीट मनीष सिसोदिया ने किया है। हालांकि कुछ देर बाद 10 बजे एक आम आदमी पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेयर की वोटिंग को लेकर होनी है, लेकिन 11 बजे का समय है। निश्चित तौर पर आज जो एमसीडी नगर निगम ने जो एजेंडा तैयार किया है उसके तहत तो निदा यही माना जा रहा है कि मेयर मिल जाएगा, लेकिन दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो शायद अभी भी ये नहीं चाह रहे। बता रहे हैं नमित के बकायदा ट्वीट आया है, ट्वीट करके इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया की तरफ से दी जा रही है। इसका मतलब हंगामे के असर जो लग रहे थे, जो आशंका जताई जा रही थी, वो बल्कि आशंका नहीं, सही में ऐसा होने वाला है। आज फिर से दिल्ली के हाथ खाली रहने वाले, क्योंकि अगर हंगामा होगा तो फिर से वही सब कुछ होगा जो पहले 2 बार में हमने देखा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये पहले भी क्लियर कर चुकी है कि जो निगम का कार्यकाल होता है वो 31 मार्च से 31 मार्च तक होता है, यानी कि ये जो महिला मेयर बनेगी ये केवल 31 मार्च तक रहेगी। 1 अप्रैल को फिर से चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 2 महीने से इस बात को कह रही है कि बीजेपी चाह रही है कि 2 महीने के लिए कोई महिला मेयर ना बने, सीधा अप्रैल में ही वोटिंग की जाए और तब तक वो कुछ दिल्ली के अंदर तोड़ जोड़ कर सके, यानी कि हमारे पार्षदों को खरीद सके। ये आरोप तो आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा आरोप लगाया है और निश्चित तौर पर निगम की बैठक से पहले मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट, ये जो ट्वीट है ये बहुत कुछ कहता है कि क्या आज भी सदन के अंदर हंगामा होगा, क्योंकि नगर निगम ने जो एजेंडा आज का तैयार किया है उसके तहत तो यही माना जा रहा है, क्योंकि जितने भी पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद हैं या फिर जो चुने हुए पार्षद हैं, सभी ने शपथ ले ली है। जैसे ही आज मेयर की बैठक शुरू होगी तो जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा और जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो मेयर की वोटिंग के लिए जितने भी दिल्ली के अंदर पहले सांसद हैं, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद, पहले वो मेयर के लिए वोटिंग करेंगे और उसके बाद जो 250 चुने हुए पार्षद हैं वो मेयर के लिए वोटिंग करेंगे। 2 घंटे के बाद लेकिन जिस तरीके से नमित हमने देखा कि शैली ओबराय का अगर हम जिक्र करें यहाँ पर, पहले वो याचिका डालती हैं कि समय से रहते चुनाव करा लिए जाए, फिर वो याचिका वापस ले लेती है जिस दिन सुनवाई थी, खास उस दिन। तो उस दिन ऐसा लगा था जब शैली ओबराय ने याचिका वापस दी थी कि शायद अब सब कुछ सही है, बात बन गई है, लेकिन अभी भी आप जैसे बता रहे लग नहीं रहा कि कुछ भी आपस में बात बनी है। देखिए नीता, क्योंकि शैली ओबराय ने जब ये याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उनको एलजी के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन उनकी याचिका लगाने के बाद एलजी ने जो मनीष सिसोदिया ने लेटर लिखा था, 3 डेट दी थी कि एक जल्दी से कोई डेट डिसाइड किया जाए, तो एलजी की तरफ से 6 फरवरी की डेट दी गई और जब एलजी की तरफ से 6 फरवरी की डेट दे दी गई उसके बाद शैली ओबराय ने अपनी याचिका को वापस लिया था। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन आज 11 बजे का इंतजार है कि क्या शांतिपूर्वक तरीके से मेयर का चुनाव होगा, क्योंकि न केवल मेयर बल्कि उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव भी होना और इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं उनका भी चुनाव आज ही होना है। बिल्कुल। चलिए नमित, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। तो मेयर की जंग में आज कौन बाजी मारता है ये देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार आमने सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। अडानी मामले को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, संसद से सड़क तक कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा। एसबीआई एलआईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करेगी। तो कांग्रेस आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है। अडानी मामले को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन होगा कांग्रेस का। और आपको बता दें कि अहम बैठक भी विपक्षी दलों की चल रही है और अब इसके बाद रणनीति जो है इस बैठक में बनेगी कि कैसे आगे हमें सरकार को घेरना है, कैसे हमें अपना जो विरोध है उसे तेज करना है। तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है। अडानी मामले को लेकर देशव्यापी ये प्रदर्शन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं अडानी मामले को लेकर और सभी पूरा विपक्षी दल जो है वो अभी बैठक चल रही है। बैठक के बाद आगे धीरे धीरे उतरेंगे। एसबीआई एलआईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिनव पांडे का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, कांग्रेस जो है वो आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। फिलहाल अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में क्या तैयारी कांग्रेस की देखने को मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि आज संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस देशव्यापी जो है पूरा आंदोलन करने जा रही है। और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात किया जाए तो एलआईसी का जो मेन ब्रांच है और उसके अलावा एसबीआई का जो मेन ब्रांच है, वहां पर 12 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। खासा तैयारी कांग्रेस जरूर कर रखी है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो राजधानी की पुलिस है उसने भी जो है कमर कस रखी है कि ताकि विरोध प्रदर्शन जो है वो ना हो पाए और किसी भी तरह की जो है घटना विरोध प्रदर्शन के दौरान ना हो पाए। उसका सीधा कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पर राजधानी लखनऊ में 10 से लेकर 12 तक आप देखिए इन्वेस्टर समिट होना है, उसके बाद G20 होना है। और अगर विरोध प्रदर्शन और तमाम पूरे लखनऊ राजधानी को सजाया गया है दुल्हन की तरह से तमाम जगहों पर जो है, तो ऐसी सूरत में इस मिशन को फेल करने के लिए राजधानी लखनऊ की जो पुलिस है उसने कमर कस रखी। सुबह से ही फोर्स जो है पूरी डिप्लॉय हो चुकी है। इसके अलावा कोशिश ये है कि जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ पर भी फोर्स डिप्लॉय है और कांग्रेस के कार्यालय से ही उन लोगों को आगे न बढ़ने दिया जाए। ये उनकी जो है सबसे बड़ी मंशा पुलिस की ये है, क्योंकि वहाँ से लेकर अगर कांग्रेस एलआईसी की बिल्डिंग या एसबीआई तक जाती है तो खासा करीब 2 किलोमीटर का है और इस बीच में जाम से लेकर तमाम तरह के अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत लेकिन कांग्रेस ने कमर कस रखा और अडानी मामले को लेकर वो कह रही है कि जिस तरह से एसबीआई और एलआईसी को लेकर भ्रष्टाचार, जिस तरह से उनको लोन दिए गए अडानी को दिया गया है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जाहिर सी बात है 2024 नज़दीक है और राहुल गांधी का जिस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी उन लोग कांग्रेसियों को उत्साह बढ़ाया हुआ है और उसी के मद्देनजर आज इस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन कर वो जनता के बीच में फिर से जाना चाहती है और बताना चाहती है कि एनडीए किस तरह से एक उद्योगपति को कितना ज्यादा फायदा उठा रही है। अभी जब 2024 का जिक्र आपने यहाँ पर किया, 2024 के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मसला है, कांग्रेस पार्टी अगर पूरी तरीके से मुखर होकर के अपनी बात कहने में, अपना विरोध प्रदर्शन करने में, जैसे संसद से सड़क तक कामयाब हो पाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा, नो डाउट। लेकिन वहीं बीजेपी जो है वो किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि 24 नजदीक है तो ऐसा कोई भी मसला जो है वो उछाला जाए या फिर विपक्ष उसे कमजोर करने की कोशिश करे। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस ने पूरा वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, क्या यही वजह है कांग्रेस पार्टी को रोका जा रहा है ताकि 24 बहुत ज्यादा नजदीक है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि 24 को लेकर और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि राजधानी लखनऊ में मैं जहां पर ये खड़ा हूं इस समय 1090 का चौराहा है, ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है और इस पूरे चौराहे की अगर हम बाएं तरफ देखें पूरी होर्डिंग से लेकर पूरे जो है हर तरफ जो है फ्लावर पॉट और सब जगह सजाया जा रहा है पूरे। लेकिन अगर इसी बीच में जाकर कांग्रेस उपद्रवी करती है या किसी तरह का आंदोलन करती है, उसमें उपद्रवी भी उसमें शामिल हो जाते हैं और वो नहीं चाहते। राजधानी मुख्यमंत्री जी का साफ आदेश है कि किसी भी तरह का जो है आंदोलन या किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि छवि जो है खराब हो, क्योंकि देश विदेश के सारे जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर राजधानी में रहेंगे। ऐसी सूरत में उसके पहले या बाद में कोई तरह का आंदोलन नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 24 के मद्देनजर कांग्रेस इस आंदोलन को कामयाब बनाती है तो इसके सीधा असर 24 में जाएगा और उत्तर प्रदेश जहाँ पर की 80 लोकसभा सीट है, ऐसी सूरत में कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। वैसे भी पहला चरण है जिसमें कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको लेकर कांग्रेस ही काफ़ी उत्साहित है और उनका मानना है कि उनके यात्रा से एक छवि जो है जो राहुल गांधी की या कांग्रेस के वापस बाउंस बैक करने की एक पूरी उम्मीद जगी हुई है। जी बिल्कुल अभिनव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो संसद से सड़क तक अब प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जो है वो नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरित मानस की प्रतियां जलाने का मामले से जुड़ी हुई एक अहम खबर आप तक पहुंचा दें। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों पर एनएसए लगाया है, तो सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पर एनएसए लगा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, रामचरित मानस की प्रतियां जलाने का मामला जब सामने आया था उसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस ने फिलहाल बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 2 आरोपी ऐसे हैं जिन पर एनएसए लगाया है। इनमें एक का नाम सलीम बताया जा रहा है और दूसरे शख्स का नाम सत्येंद्र कुशवाहा बताया जा रहा है। सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पर एनएसए लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार मौजूद है, उनसे हम रुख करते हैं। अभिनव का माफ करना, अभिनव
और क्या अपडेट? सलीम और सत्यन कुशवाहा नाम के 2 लोगों पर एनएससी की खबर सामने आ रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई लखनऊ पुलिस की। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो प्रतियां थी जो जलाई गई थी रामायण की, उसमें जो है उसको लेकर जो है 10 दिन पहले ही बता दूं कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कि उन लोगों ने प्रतियां जलाई थी, जिसमें 2 लोगों को पर जो है देर रात कल पुलिस ने एनएसए लगा दिया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम भी है, जो कि बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है एफआईआर में। लेकिन अभी उन पर जो है उस पर जो है प्रशासन जो है फूंक कर कदम रखा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई अगर हो जाती है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह की कार्रवाई अगर की जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। तो ऐसे में इसको पॉलिटिकल माइलेज न मिले, इस पर भी जो है सरकार काम कर रही है, इस पर भी प्रशासन देखकर कर रहा है। फिलहाल 2 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है उन पर जो है एनएसए लगा दिया गया है, और एनएसए के साथ साथ जो है उन पर बड़ी कार्रवाई भी करने की और भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है, ताकि इस तरह की चीज़ें जो है वो उत्तर प्रदेश में ना हो पा, जिसमें कि जो धार्मिक उन्माद है उसको बिगाड़ा ना जा सके, आंदोलन का रूप और ज़्यादा न लिया जा सके। ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि आप ये चीज़ राजनीतिक दल भी समझ रहे हैं कि इसका समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है, बीच एक सवाल सबसे अहम और सबसे बड़ा ये है कि लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है, पकड़ा भी जा रहा है, एनएसए भी लगाया जा रहा है, लेकिन जिनके खिलाफ लगातार मांग की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके खिलाफ कार्रवाई कब? देखिए बिल्कुल इसी का मैं अब बता रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि बड़े नेता, अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो एक पिछड़ा वोट बैंक की तर्ज पे जो है दिखा, तो ऐसी सूरत में उनको किस तरह से धीरे धीरे डैमेज किया जाए, इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को उतार दिया गया है। इसके अलावा जो पिछड़ी जाति के जो नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने उतार रखा है। कैसे कैसे इनको डैमेज किया जाए धीरे धीरे, ताकि इसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी या स्वामी प्रसाद मौर्य को न मिल पाए, इस पर विशेष ध्यान है। अगर मान लीजिए उनको गिरफ्तार मौके पर कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा उठानेंगे। इस मामले में आप देखिए तो अपना दल अपना दल की जो अध्यक्ष है वो भी जो है इस पूरे मामले में जो है कूद पड़ी है। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि पिछड़ियों के जिस तरह से इस पिछड़ी जाति के लोगों का बार बार इस तरह का वर्डिक्ट है, बार बार इस तरह से रामायण को लेकर जो है प्रतियां जलाए जाने को लेकर अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ी जाति का अगर देखा जाए तो इन लोग तमाम जो मंदिर हैं, जो हनुमान के या राम जी के हम मंदिर हैं, वहाँ पर सुंदरकांड से लेकर हनुमान चालीसा तक के जो है वहाँ पर पाठ किए जा रहे हैं, वहाँ पर रामायण के पाठ किए जा रहे हैं, ताकि एक मैसेज। तो कुल मिला के बता दूं कि अभी ये मामला जो इस तरह से बिहार से ये तूल पकड़ा है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में, और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि 24 का चुनाव होना है लोकसभा को, तो हर पार्टियां, हर सियासतदार जो है अपने अपने नाफे और नुकसान की तरह से इसको देख रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों पर एनएसए लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज आगरा मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आगरा में मेट्रो टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे और G20 आयोजन स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। जीआईएल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो सीएम के आगमन पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। करीब 900 जवान ऐसे हैं जो सीएम की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, तो आगरा मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। जीआईएल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे और सीएम के आगमन पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा जो है वो नजर आ रहा है और करीब 900 जवान सीएम की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो आगरा में मेट्रो टनल के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करेंगे। G20 आयोजन स्थल का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान। जीआईएल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगे। तो आगरा मेट्रो टनल की बात हम यहाँ पर करें, मार्च 2023 में पहला ट्रायल रन होने जा रहा है इसका, और 2024 तक मेट्रो रेल सुविधा शुरू होगी। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल से बड़ी खबर आ रही है। लाहौल में एवलांच से बड़ा हादसा हुआ है। एवलांच में बीआरओ के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल में एवलांच से बीआरओ के 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। लाहौल में एवलांच से बड़ा हादसा हुआ है। वहीं एक मजदूर जो है वो लापता बताया जा रहा है
और एवलॉन से बीआरओ के 2 मजदूर ऐसे थे जिनकी मौत की खबर सामने आई है। तो लाहौल में एवलॉन से बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एवलॉन्च में बीआरओ के ये 2 मजदूर बताए जा रहे हैं, लेकिन एक मजदूर ऐसा है जो लापता बताया जा रहा है, क्योंकि कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और तापमान बहुत ज़्यादा नीचे लुढ़क गया था, विजिबिलिटी बेहद कम थी, लिहाजा जो राहत बचाव कार्य था उसको रोका गया था। लेकिन आज फिर से शुरुआत जो है की जाएगी, मजदूर को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे शिमला का, जहाँ से हमारे सहयोगी जसवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, एवलॉन्च से बड़ा हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन वही कहा यह जा रहा है कि एक मजदूर अभी भी लापता है, उनके बारे में कोई जानकारी? कल 2 मजदूरों की डेथ होने के बाद एक मजदूर लापता है, उसको ढूंढने के जो बताया जा रहा है कि रात को जो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस करके और रात को ये काम रोक दिया गया था, वो आज सुबह से स्टार्ट कर दिया गया है और मजदूर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और पता चल रहा है कि थोड़ी देर में शायद उस मजदूर का ये पता लग जाएगा। जी, फिलहाल अगर मौसम के लिहाज से बात करें तो मौसम का मिजाज आज कैसा है? क्योंकि कल रेस्क्यू ऑपरेशन इस वजह से रोक दिया गया था क्योंकि विजिबिलिटी बेहद ज्यादा कम थी, तापमान बहुत ज्यादा गिर रहा था। आज इस तरीके की कोई दिक्कत अगर सामने तो क्या फिर से रोका जाएगा अभियान? निदा, आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, मौसम आज भी खराब है और बादल छाए हुए हैं और विजिबिलिटी कल से तो काफी आज क्लियर है। तो आज लगता है कि मजदूर को ये ढूंढ लाएंगे, क्योंकि बादल होने की वजह से शायद लगता है कि शायद बरसात दोबारा हो सकती है। जी निदा। जी ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लाहौल में एवलॉन से बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए कि मौसम जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो आज भी ख़राब है। लाहौल में एवलॉन से ये बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं एक मजदूर लापता बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि भारत के रिकी केज ने 3रा ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीता है। एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ये पुरस्कार मिला है। रिकी केज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और रिकी केज ने कहा कि अत्यंत आभारी हूँ, अभाग हूँ, तो ये पुरस्कार भारत को समर्पित करता हूँ। तो बड़ी खबर, एल्बम डिवाइन टाई के लिए ये पुरस्कार जो है वो मिला है। रिकी केज ने ट्वीट करके बाकायदा इस बात की जानकारी जो थी वो साझा की। उन्होंने लिखा कि मैं अत्यंत आभारी हूँ आप सबका, अभाग हूँ, ये पुरस्कार जो है वो मैं भारत को समर्पित करता हूँ। तो भारत के रिकी केज ने इन्होंने ये अवार्ड जीता है। एल्बम डिवाइन टाइट के लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 3रा ग्रैमी अवार्ड जीता है रिकी केज ने और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके साझा की। तो लगातार दिल्ली के मेयर की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच जो मनीष सिसोदिया है उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर एमसीडी की बैठक में मेयर चुनाव न होने देने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी पार्षदों को कहा गया है कि सदन शुरू होते ही किसी बहाने से हंगामा कर देना। पीठासीन अधिकारी जो है पिछली बार की तरह फिर से अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित कर देगी। एलजी फिर से 20 दिन बाद की तारीख जो है वो देंगे। ये ट्वीट मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। सिसोदिया ने एलजी और बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बाकायदा आज जब क्योंकि आज है कि मेयर दिल्ली का कौन होगा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसे में मनीष सिसोदिया का ये जो ट्वीट है बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार बीजेपी अपने पार्षदों को आज फिर से निर्देश जो है वो दिया है कि एमसीडी की बैठक में मेयर चुनाव न होने के बीजेपी ने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ बीजेपी पार्षदों को कहा गया है कि आप लोग हंगामा कर दीजिएगा। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको सिर्फ कैसे हम सत्ता हासिल कर पाएं, कैसे दिल्ली वालों का जीना दुभर कर पाएं, उनका सारा लक्ष्य इन पर है। और मुझे भी मालूम है, आपको उत्सुकता है कि ये मेरे साथी क्या बताने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं ये अपना विषय रखें, मैं एक बार अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी 2 शब्द कहें। श्री विजेंद्र गुप्ता जी। साथियों, आज हम आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज महापौर का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है, उप महापौर का चुनाव है और हमारे पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है।
और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, आज वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सदस्यों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। ये जितने उदाहरण हमारे साथियों के आपके समक्ष हैं, ये सभी प्रत्यक्ष सीधे तौर पर किसी ने उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने स्वयं संपर्क किया, उनके विधायकों ने संपर्क किया, उनके चुनाव लड़े हुए पार्षदों ने संपर्क किया, उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने संपर्क किया और करोड़ों रुपए के ऑफर दिए। आज के इस चुनाव में इस भ्रष्टाचार का जो बोलबाला साफ रूप से दिखाई दे रहा है, इस सारे मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं और सिर्फ आज उजागर करके, क्योंकि हमारे बीच में मोनिका पंत भी हैं जो ऑलरेडी एसीबी में जिनकी कंप्लेंट भी दर्ज है और इनकी शिकायत पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। ऐसे ही बाकी तमाम सदस्यों के उदाहरण हैं। तो हम बीच में ज़्यादा देर ना रह के मैं कहूँगा कि हमारे साथी अब एक एक करके जो उनके साथ घटा है वो यहाँ पर बताएं। दिल्ली प्रदेश के महामंत्री आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, ये जो मेरे से पूर्व वीरेंद्र जी ने और विजेंद्र जी ने अपनी बात आपको भूमिका के रूप में बताई है और हमारे यहाँ जो चुने हुए पार्षद बैठे हैं वो आप बीती भी बताएंगे, पर इसके पीछे जो पिछले 1.5 महीने का घटनाक्रम है कि क्यों वो बार बार हाउस के अंदर दंगा कर रहे थे, क्यों बार बार वो ऐसा कंपेल कर रहे थे कि हाउस एडजर्न हो, क्योंकि एक तो उनके अंदर अपने पार्षदों में फूट थी और दूसरा इसी कारण से वो चाह रहे थे कि जब भी हाउस हो वो तब हो जब उनके पास वोटिंग का पूर्ण बहुमत हो। पूरा बहुमत होने के बावजूद भी 134 चुने हुए पार्षद होने के बावजूद भी उनका ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास नहीं था कि वो चुनाव महापौर का, उप महापौर का या स्टैंडिंग कमेटी का जीत पाएंगे। उन्होंने लगातार देरी ही इसलिए की कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए पार्षदों को प्रलोभन देकर के, डरा के, धमका के, किसी भी तरह का पद की बात कह के वो अपने पक्ष में ज्यादा वोट बटोर सके। इस कारण से उनके लगातार दोनों हाउसों में उनके पार्षदों ने उनके बड़े नेताओं के कहने पर दंगा किया, हाउस को एडजर्न होने के लिए कंपेल किया। अब मैं सीधा सीधा हरीश जी से बोलता हूं, एक एक करके जो हमारे यहाँ पर पार्षद उपस्थित है उनकी आप बीती कहलवाएं। हरीश जी। जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा पार्षद से, मैं जिला पार्षद